मॉर्निंग क्लास। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है थर्ड, संश्लित रेशा और प्लास्टिक। तो आज हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास के क्वेश्चन आंसर्स। पहला है, कुछ रेशे संश्लित क्यों कहलाते हैं? व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। तो संश्लेषित का मतलब होता है बेटा जो मैन मेड है, आर्टिफिशियली जो सिंथेसाइज किए जाते हैं, वो हमें ऐसे ही नेचुरली प्रकृति से नहीं मिलते हैं। तो जो रेशे मानव निर्मित होते हैं इसलिए उनको संश्लेषित कहते हैं, हम सिंथेटिक कहते हैं। जैसे आपके पास नाइलॉन है, ये संश्लेषित फाइबर का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इसका मतलब आपने टिक लगाना है कौन सा ठीक है। रेयोन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। रेयोन वैसे आपने संश्लेषित रेशे की टाइप में पढ़ा था, लेकिन जो रेयोन होता है वो लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है, मतलब कास्ट लुगदी, वुड पल्प से प्राप्त किया जाता है। तो ये एक तरीके से प्राकृतिक हुआ। तो ये हमारा, लेकिन हमने लुगदी से आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, उसके लिए हमने मैन ने मेहनत की है ना। तो इस वजह से इसको संश्लेषित रेशे के कैटेगरी में रखा गया है। किसके संश्लेषित रेशे से मैच नहीं करता, देखो अब, क्योंकि ये संश्लित रेशा नहीं है, रेयोन संश्लित रेशा नहीं है, क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है। देखो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो गलत हो गया है ना। तो इसका मतलब ये तो गलत है। इसे काश लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रकृति से हमें मिला है। तो संश्लेषित रेशा जो होता है वो मैनमेड होता है वैसे पूरा 100%, लेकिन हमने इसे लकड़ी से प्राप्त किया, जो प्रकृति है वहाँ से प्राप्त किया है। तो ये वाला ठीक है। बाकी जो दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो बिल्कुल आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए जाते हैं, कहीं प्रकृति से कोई चीज़ नहीं ली जाती है। इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो ये तो सारे संश्लित रेशों के साथ होता है, तो ये भी नहीं है। तो एक ठीक है। खैर, इसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेशे अथवा खालिस्तान रेशे भी कहलाते हैं। संश्लित रेशों का हमने क्या नाम दिया था? एक तो क्या होता है बेटा, ये मानव निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? मानव निर्मित। तो मानव निर्मित आएगा इसमें, और इसमें कृत्रिम, क्योंकि हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं? कृत्रिम। तो संश्लित रेशे जो होते हैं मानव निर्मित होते हैं और कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। इंग्लिश में बेटा आएगा सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड और आर्टिफिशियल। ठीक है ना। तो सिंथेटिक रेशो को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल भी बोल देते हैं, मैन मेड फाइबर्स भी बोल देते हैं, सिंथेटिक तो बोलते ही हैं। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे भाग पे। संश्लित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो। तो संश्लित रेशे जो होते हैं, संश्लेषित रेशे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो जो रॉ मटेरियल होता है उससे तैयार किए जाते हैं, और ज़्यादातर वो होते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो क्या नाम आएगा यहाँ पर? इंग्लिश में आएगा बेटा पेट्रोकेमिकल्स, और हिंदी में आएगा पेट्रो रसायन। क्या आएगा? पेट्रो रसायन। ठीक है। तो इंग्लिश वाले पेट्रोकेमिकल लिखेंगे, हिंदी वाले पेट्रो रसायन लिखेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम गए क्वेश्चन पे। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है? तो संश्लेषित और प्लास्टिक, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक में सिर्फ एक ही समानता है कि वो दोनों ही बहुलक हैं। क्या हैं? बहुलक। क्या हैं? बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो इसमें आ जाएगा बहुलक। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे बेटा पॉलीमर, जो बहुत सारी यूनिट जुड़ के बनता है ना, उसे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, नाइलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नाइलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। एक तो बेटा नाइलॉन रेशों के माउंट क्लाइंबिंग जो करते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो पैराशूट्स की रोप्स होती हैं, अब देखो कोई ऊंचाई से गिर जाए, रस्सी टूट जाए तो कितना जान का खतरा हो जाएगा ना। रॉक क्लाइंबिंग करते वक्त रस्सी टूट जाए तो खतरा हो जाएगा। तो अब तो आप ये समझ लो लाइफ रिस्क पे होती है उन रोप्स पे, और रोप्स पे इतना विश्वास होता है कि वो सारी की सारी नाइलॉन से बनी होती हैं, क्योंकि नाइलॉन जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है। दूसरा, अब ये आ गया हमारा, दो हमने बता दिए हैं। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं।
पांचवा क्वेश्चन जो है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो ये बोलते हैं कि खाद्य पदार्थ, इसका मतलब जो आपके खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उसके 3 लाभ बताने हैं कि क्या लाभ हैं। सबसे पहले तो देखो, मान लो आप ये याद ही करो, आपकी मम्मी चीनी कैसे बर्तन में रखती है, ठीक है ना, चाय पत्ती कैसे में रखती है। ज़्यादातर घरों के अंदर प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं। पहली बात क्यों? क्योंकि हल्का होता है ना। पहली बात क्या है? हल्का। दूसरी बात क्या है? सस्ता। तीसरी बात क्या है? चिरस्थायी, लंबे समय तक चलने वाला है, ड्यूरेबल है। हल्का को बोलते हैं लाइट, सस्ता को बोलते हैं चीप, चिरस्थायी को बोलते हैं ड्यूरेबल। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये इसकी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक के पात्र हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो जो थर्मोप्लास्टिक है हमारा, वो समझो आप, थर्मोप्लास्टिक कौन सा होता है? जिसको हम दोबारा से गर्म करते हैं तो अगर उसको दूसरे सांचे में ढाला जाए तो वो ढल जाता है, क्योंकि वो नरम पड़ने लग जाता है गर्म करने के बाद। जबकि थर्मोसेटिंग जो होते हैं, गर्म करने के बाद वो उनको कुछ नहीं होगा, मतलब वो पिघलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक बार जो बन गए वो बन गए। ठीक है ना। तो थर्मोप्लास्टिक को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, जैसे पॉलीथीन वगैरह, कूड़े वाले कचरे को इकट्ठा करके हम पॉलीथीन को अलग से सेपरेट करके देते हैं ना, उसको रिसाइकलिंग वाली कंपनियों में जाता है ना दोबारा से बनने के लिए, तो वो थर्मोप्लास्टिक वाला जाता है, थर्मोसेटिंग वाला नहीं जाता है। अब दूसरा इसका मतलब हम रीयूज करवा सकते हैं थर्मोप्लास्टिक वाले को, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम दोबारा से यूज़ नहीं करवा सकते। तीसरा डिफरेंस जो होता है बेटा, थर्मोप्लास्टिक हालांकि उसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा सोचना है आपने। थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो सुचालक होता है, सॉरी, थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है? सुचालक होता है ऊष्मा का। भाई सुचालक है तभी तो ऊष्मा उसके अंदर से पास हो रही है, तभी तो वो क्या हो रहा है। आप कभी पॉलीथीन जला के देखा है? मान लो फिर भी पॉलीथीन मान लो आपने हाथ में पकड़ा है और आपने आग के सामने रख दिया, वो जल्दी से आग पकड़ लेगा और जलने लग जाएगा, है ना, पिघलने भी लग जाएगा वहीं की वहीं, क्योंकि ऊष्मा उसके अंदर से पास हो रही है, तो वो सुचालक है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कभी आपने ऐसा देखा है कि आपने पतीले का जो हैंडल है वो पकड़ रखा था और वो पिघल गया हो दूध गर्म करने के बाद? ऐसा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। थर्मोसेटिंग वाला क्या होता है? कुचालक होता है ऊष्मा का, उसके अंदर से ऊष्मा पास नहीं हो सकती, इसी वजह से तो वो ऊष्मा पास नहीं होती, तभी तो वो पिघलता नहीं है, जिसके कारण उसको दूसरे सांचे में नहीं डाल सकते। अगर उदाहरण की बात करें तो जो प्लास्टिक का उदाहरण तो अभी मैंने दिया, क्या है? पॉलीथीन्स हैं, प्लास्टिक अलग अलग टाइप के जो होते हैं, जैसे मग है प्लास्टिक का आपका, ये सब क्या है? बाल्टी, ये सब क्या है? ये आपके हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग का उदाहरण मैंने बताया था, बैकेलाइट, मेलामाइन, जो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? बैकेलाइट होता है स्विच बनाने के लिए, मेलामाइन होता है डिनर सेट वगैरह बनाने के लिए, या आपके बर्तनों में जितने भी हैंडल्स लगे होते हैं प्लास्टिक के, वो सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद हम आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। चलो यही क्वेश्चन आ गया। तो हम पूछ रहे हैं डेगची के हत्थे, मतलब कोई बर्तन है उसका क्या बताना है? हत्थे मतलब हैंडल जो है वो थर्मोसेटिंग का बनाया जाता है। अभी बताया था कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो ऊष्मा का कुचालक होने के कारण पिघलता नहीं है, इस वजह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर सोच के देखो, आपकी डेगची में दूध गर्म हो रहा है या कोई सब्जी बन रही है गैस पे, और आप हैंडल से पकड़ने लगे और वो हैंडल आपको चिपक गया। प्लास्टिक के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, वो पिघलने लगता है और चिपक जाता है फिर। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो हमारे लिए खतरा हो जाता है। तो इसलिए डेगची के हत्थे जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। दूसरा आता है हम विद्युत प्लग, स्विच प्लग बोर्ड। ये जो होता है ये भी थर्मोसेटिंग का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? सोच के देखो। सबसे पहले तो ये विद्युत का भी कुचालक होता है। अब अगर ये विद्युत का सुचालक होता तो आप ऑन या ऑफ करते, आपको झटका लगता, वहीं पे दिक्कत हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती ना। अब दूसरा,
अगर मान लो कभी कुछ हो जाए, थोड़ा तापमान बढ़ जाए, टेम्परेचर आजू बाजू कुछ हो रहा हो, कुछ गर्म चीज़, कोई किचन वगैरह का आइटम हो, मान लो किचन में भी तो स्विचेस होते हैं ना, तो अगर ऐसा होता हो, पता चले वही सब पिघल गए वहीं पर, है ना, तो इसलिए विद्युत का भी कुचालक होने के कारण और ऊष्मा का कुचालक होने के कारण इसको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, में वर्गीकृत कीजिए। बेटा पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, थर्मोप्लास्टिक की, है ना। और जो नहीं करे जा सकते वो कौन सा है, थर्मोसेटिंग। अभी थोड़ी देर पहले आया था थर्मोसेटिंग, जो आप पूछ रहे थे हैंडल क्यों बनाए जाते हैं, तो ये थर्मोसेटिंग है और ये वाला थर्मोप्लास्टिक है। अब बात करते हैं, तो जो टेलीफोन यंत्र है, देखो मैं थर्मोप्लास्टिक के लिए पी लिख दूंगी, थर्मोसेटिंग के लिए एस लिख दूंगी। पी से प्लास्टिक, एस से सेटिंग, थर्मो तो आगे सेम ही दोनों में, ठीक है। तो टेलीफोन यंत्र जो होता है बेटा वो थर्मोसेटिंग टाइप का होता है। एक बार आप मोबाइल फोन्स होते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं ज़्यादा नहीं करने चाहिए इस्तेमाल, वैसे भी रेडिएशन निकालते हैं। दूसरा क्या है, दुनिया के लिए कचरा इकट्ठा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक के खिलौने, ये जो होते हैं ये थर्मो प्लास्टिक होते हैं, आप इनको रिमोल्ड कर सकते हैं दोबारा से गर्म करके। कुकर के हत्थे जो होते हैं वो थर्मो सेटिंग होते हैं। सामग्री लाने वाले जो थैले होते हैं पॉलीथीन, ये थर्मो प्लास्टिक होते हैं। बॉल पॉइंट पेन भी आप गर्म करते हो तो पिघलने लग जाता है, तो वो थर्मोप्लास्टिक है। प्लास्टिक के कटोरे, ये भी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, ये भी थर्मोप्लास्टिक है। प्लास्टिक की कुर्सियां थर्मोप्लास्टिक हैं। विद्युत स्विच ये थर्मोसेटिंग है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया सेटिंग में और प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है। तो ये जिन पे एस लिखा है ये थर्मोसेटिंग के उदाहरण है, जिन्हें पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते की श्रेणी में बनाने, ठीक है। आपने टेबल बनानी है, उन 2 टेबल बनानी है, एक में पुनः चक्रण लिखना है और एक में पुनः चक्रण नहीं करने वाले लिखना है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन पे। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित। इसका जवाब तो सब बच्चों को पता है। कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए आपको गर्मी में, बताओ। ऑफ कोर्स कौन सी, सूती कमीजें, क्योंकि जब आपको पसीना आएगा वो सूती कपड़ा जो होता है वो सोख लेता है पसीने को। जितना ज़्यादा पसीना वो सोखेगा, वाष्पीकरण होगा, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी को ठंडक मिलेगी। अब कभी गर्मी में सिल्क पहन के देखा है, सिल्क पहनोगे तो हवा आजू बाजू पास नहीं होगी, अंदर पसीने आ ही जाएंगे, बाहर जाएंगे नहीं, वाष्पीकरण होगा नहीं, सॉरी वाष्पन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा, ठंडक नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। इसलिए जो गर्मियों में हमें सूती कमीजें पहननी चाहिए, सूती कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। देखो प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक का मतलब क्या होती है कि उसको कोई कोरोजन नहीं होता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कटता फटता नहीं है, तो उसका उदाहरण है ही। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई बाल्टी ली, आप उसको रख दो, जब तक आप हो तब तक तो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ क्या होता है, प्लास्टिक जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लेकिन ये नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो प्लास्टिक जो होता है ना, कभी आप उसको तोड़ सकते हो, मतलब तोड़ तो सकते हो, लेकिन मतलब उस तरीके से बोल रही हूँ, डिकम्पोज वाले से आप घटित नहीं कर सकते उसको, जैव निम्न करणीय नहीं है वो, ठीक है ना, नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो उसको जो जीवाणु हैं जो मिट्टी में उसको अपघटित कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब प्लास्टिक की जो प्रकृति होती है वो बहुत सालों तक भी वो ऐसे का ऐसा रहता है, इस वजह से प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। दूसरा, प्लास्टिक की प्रकृति ये भी कह सकते हो आप कि वो किसी से क्रिया नहीं करते। असंक्षारक का मतलब आप क्रिया नहीं करते। अब कैसे क्रिया नहीं करते, आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे इस बात का। आप मुझे घर में एक बात बताओ कि घर में टॉयलेट क्लीनर होगा, जिससे टॉयलेट साफ़ करते हैं, या जैसे लाइजोल वगैरह, ठीक है, ये इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं। वो जब आप टॉयलेट क्लीनर ही देख लो, बिल्कुल मतलब
जला देता है उस चीज़ को वहाँ से। तो इसका मतलब वो चीज़ किस में थी, प्लास्टिक की बोतल में ना। इसका मतलब प्लास्टिक को कुछ नहीं हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल होने के बावजूद भी वो प्लास्टिक को कुछ नहीं कर पाया। तो ये है उदाहरण, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा गया था, उदाहरण देकर प्रदर्शित करना है कि प्लास्टिक की प्रकृति है, संचारक होती है। तो आप क्या कहेंगे कि जितने भी टॉयलेट क्लीनर होते हैं वो सारे प्लास्टिक की बोतल्स में ही होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति असंचारक होती है, नॉन कोरोसिव होती है नेचर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम आ रहे हैं, क्या दांत साफ करने के लिए ब्रश का हैंडल और ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के होने चाहिए। क्वेश्चन है आपका 11वां, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल, हैंडल मतलब ब्रश जो है उसका पकड़ने जहाँ से आप पकड़ते हो, और शुक, शुक मतलब ब्रिस्टल जो उसके जहाँ से आप ब्रश पे टूथपेस्ट लगाते हो उसको ब्रिस्टल्स बोलते हैं। तो ये ब्रिस्टल जो है वो क्या एक ही पदार्थ के होते हैं। अब आप सोच के देखो, ब्रिस्टल्स जो होते हैं आप उन पे हाथ लगाते हो तो वो मुड़ जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो ज़्यादातर नाइलॉन फाइबर्स के बने होते हैं। लेकिन जो आपका प्लास्टिक है वो नॉर्मल वाला होता है, ठीक है ना, तो वो नाइलॉन नहीं होता। इसका मतलब दोनों अलग अलग पदार्थों के बने होते हैं, क्योंकि जो आपने हैंडल पकड़ा है वो बहुत मजबूत होता है, वो मुड़ता नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। लेकिन जो ब्रिसल्स होते हैं जब वो दांतों की सफाई के लिए इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो मुड़ जाएं, जहाँ उनको ज़रूरत हो वहाँ पर चले जाएं। तो इस वजह से दोनों अलग अलग प्लास्टिक के होते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। ये इसी वजह से था क्योंकि प्लास्टिक जो है वो जैव अनिम्नकरणीय है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए इससे जितना बचा जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। 5R का सिद्धांत हमें अपनाना चाहिए। आपको 5R का सिद्धांत पहले भी बता दिया था। पहला था क्या, रिड्यूस मतलब कम से कम उपयोग करना, दूसरा था रिसाइकल, एक था रीयूज, एक था रिकवर, और पांचवा था रिफ्यूज। और हमने बल किस पे दिया था, रिफ्यूज पे। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मनाही कर देना, उपयोग ही नहीं करना हमने। तो जहाँ तक संभव हो हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, वी शुड रिफ्यूज प्लास्टिक, ठीक है। तो इसलिए क्यों, क्योंकि वो जैव अनिम्नकरणीय है। बेटा अब आते हैं हम मैच द कॉलम पे। इसमें कॉलम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन किससे मैच कर रहा है। देखो पहला दिया है उसने पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो होता है, अगर आपको ध्यान हो, सिंथेटिक फाइबर संश्लेषित रेशे के अंदर आया था, और ये जो होता है इसके अंदर सलवटें नहीं पड़ती हैं। तो क्या इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो कास्ट लुगदी तो रेयन होता है, तो पहले हम रेयन पे ही लगा लेते हैं। रेयन जो है वो कास्ट लुगदी से बनाया जाता है। पॉलिएस्टर जो होता है उसमें कपड़ों के ऊपर रिंकल्स नहीं आते, सलवटें नहीं आती। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो होता है बेटा, जितने भी आपने नॉन स्टिक वेयर देखे होंगे ना, काले काले आते हैं, देखें टीवी में ऐड देखी होगी, घर पे नहीं है तो, जो काले होते हैं बर्तन, जैसे कोई कढ़ाई है या कोई फ्राई पैन है वो, या कोई तवा है, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है काले कलर की, और उसके ऊपर उसे बोलते हैं ये नॉन स्टिक है, इसमें ना खाना जलेगा नहीं आपका, तो कई देर तक वो जलता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो जो उसके ऊपर प्लास्टिक लगा है उसका नाम होता है टेफ्लॉन, ठीक है। तो उसमें देखो कोई ऐसा चिपकने वाला भोजन ना हो, ऐसा ना चिपकने वाले भोजन के पात्रों के निर्माण, बिल्कुल सही हमारा मिल गया हमें। अब अगला है नाइलॉन। नाइलॉन जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बताया था, पैराशूट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और मोजे बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये हो गए हमारी मैचिंग। अब आते हैं हम 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। हाँ ये बात ठीक है। देखो जैसे अगर संश्लेषित रेशे हैं तो वो जो होते हैं ज़्यादातर किन से बनाए जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था किन से बनाए जाते हैं, पेट्रोकेमिकल से। तो पेट्रोकेमिकल्स तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे ना, उसके लिए आपको पेड़ काटने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब पहले जो जैसे रेयन वगैरह है, रेयन जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है आपको, कास्ट लुगदी से,
ठीक है ना, वुड पल्प से, उसके लिए आपको पेड़ काटना पड़ेगा। लेकिन बाकी संश्लेषित रेशे जो होते हैं ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, तो इस वजह से इनके लिए पेड़ों को काटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक तरीके से हमारे पेड़ बच रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। थर्मोप्लास्टिक जो है वो विद्युत का कुचालक है। बेटा थर्मोप्लास्टिक आपने उदाहरण भी देखे होंगे। कोई भी आपको प्लास्टिक घर में नज़र आ रहा है, आपका मग है, आपकी बाल्टी है, आपका केबल होगी, आपकी तार होगी, वायर जो बिजली लेके जाती है, उसके ऊपर क्या होता है, ये बिजली का तार होगा, तो उसके ऊपर कवरिंग होती है किसकी, प्लास्टिक की। तो वो सारे क्या हैं, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण थे। पहले भी आया था। अब ये विद्युत का कुचालक, इसका उदाहरण कैसे करेंगे, तो आपको बेटा सर्किट डायग्राम, विद्युत परिपथ आपको 7th में पढ़ाया गया था, अगर आपको याद हो तो हम उसकी मदद लेंगे। कैसे लेंगे, देखो हम पहले क्या करेंगे, हम एक सेल लगाएंगे। हमने सेल लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब जो सेल है यहाँ पर हमने एक लगा दिया बल्ब लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे की लगाई दी, ये हो गई हमारी की। अब देखो अगर मैंने ऐसे रखा, अभी तो ये ऑफ पोजीशन है, ऑन में मैं क्या करूँगी, ऑन में मैं इस की को यहाँ पर रख दूंगी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बल्ब जो है ग्लो करेगा, क्योंकि हमने सर्किट क्या कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है, बल्ब जलने लग जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आ गई। ये तो क्या है, नॉर्मल रखा है। हमें पता क्या करना है, हमने थर्मोप्लास्टिक का पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं कि ये हमारी बैटरी है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे हमारा लगा बल्ब, ये हो गया बल्ब। उसके बाद हमने यहाँ पे कोई प्लास्टिक का, जो भी हमें जिसका भी पता करना, उस प्लास्टिक को लगाएंगे, ठीक है। और फिर हमारी ये की आ गई, हमने की ऑन पोजीशन में ही कर रखी है, ठीक है। तो ये हमारी की हो गई, ये ऑन पोजीशन है। अब जब ऑन कर दिया और प्लास्टिक यहाँ पे रखा हुआ है, तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। ये बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक बीच में आने से उसका सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि प्लास्टिक जो है वो एक कुचालक है, इंसुलेटर है। आज आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चन आंसर। आज आपने ये लिखने हैं, और आपने पिछली जो वीडियो नहीं देखी है वो भी देखनी है। बी रेगुलर इन वॉचिंग वीडियोस, ठीक है। थैंक यू क्लास।